हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। जैसा कि पिछली दो वीडियो में हमने जाना, अगर हम फर्स्ट वीडियो की बात करें तो हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 से 4 के बीच किस आधार पर नए राज्यों का निर्माण, उसकी सीमा में परिवर्तन, उसके नाम में परिवर्तन या कहें विदेशी क्षेत्र से भारत में कोई अंग या क्षेत्र मिलाना हो, तो उस पूरे ही प्रोसेस को हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी। अब दूसरी वीडियो की बात करें तो हमने आपको उसमें बताया था कि कैसे हिस्टोरिकल आधार पर क्या कारण रहे, किस आधार पर हम नए राज्यों को बनाते हैं, नए यूटीओ को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में जाना था। अब जो हमारी थर्ड वीडियो है, जरा उस पर ध्यान दें। हमने आपको आर्टिकल 1 से 4 के बीच बताया, वहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि भारत क्या अपने किसी भाग को विदेशी देशों को, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान इत्यादि को दे सकता है। क्या हमारा आर्टिकल 1 से 4 के बीच ऐसा कुछ कहता है? तो उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्या कोई भारत का कोई अंग या क्षेत्र किसी दूसरे राज्य या देश को दिया जा सकता है या नहीं। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। इसी को जानने के लिए हम एक केस की चर्चा करेंगे जिसे हम कहते हैं री बारूबारी यूनियन केस, या इसे कहा जाता है बेरूबारी केस। और ये कब आया था? 1960 में आया था। इसका कारण क्या था उसे जानने से पहले जरा 2-3 डिटेल में हम चीज़ों को जान लेते हैं। देखो यहाँ पर री लिखा है। जब भी किसी केस के आगे, मामले के आगे री लिखा हो तो उसका मतलब है रेफरेंस, और रेफरेंस का जो मतलब हुआ आर्टिकल 143। जब भी कोई नेट जीआरएफ का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, क्लैट का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो, अक्सर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वो दे देगा कि जैसे केशवानंद भारती मुकदमा हो, एलआईसी मुकदमा हो, री बारूबारी केस हो, या एक मुकदमा और डाल देगा। तो वो कहेगा इन चारों में से सबसे अलग मुकदमा कौन है, तो वहाँ पर लिखा होगा री। आपको पहचान करनी है आखिर ये री क्या है, उसे हम बताते हैं। देखो यहाँ पर री का मतलब हुआ आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में ये कहा गया है कि संविधान को लेकर कुछ ऐसा मुद्दा संविधान में ना बताया हो या कोई आर्टिकल उसमें ना हो, संविधान को लेकर के, उसके किसी आर्टिकल इत्यादि को लेकर के विवाद हो जाता हो, तो क्या होगा, राष्ट्रपति को ये पावर है कि वह उस मामले को या कहें उस मसले को सीधे किसके पास भेज सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास किसके आधार पर भेजेगा? कंसल्ट करने के लिए, परामर्श के लिए, कि राष्ट्रपति ये कहेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें ये बताइए कि आखिर हमारे संविधान में जो क्लॉज है या कहें आर्टिकल है या भाग है, इसका सही से वर्णन क्या है, या कहें कि ये हमारे संविधान में ये आर्टिकल बताया गया है या नहीं। तो री बारूबारी केस यूनियन मामला जो था, ये कोई एक मामला नहीं था, किसी व्यक्ति ने वहाँ पर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की थी। ये हमारे राष्ट्रपति ने सीधे किससे परामर्श मांगी थी? हमारे सुप्रीम कोर्ट से। अब आपको ध्यान ये भी देना है कि आखिर ये परामर्श या सुप्रीम कोर्ट से क्यों मानी गई? संसद में भी तो इसे ला करके चर्चा की जा सकती थी। देखो, सुप्रीम कोर्ट को जब हमारा संविधान सभा में संविधान बनाया गया तो ये कहा गया कि आने वाले समय में जो हमारे संविधान का संरक्षक करेगा, उसकी रक्षा करेगा, ऐसा ना हो जाए कि सरकार, जो देश की सरकार है, वो तानाशाह हो जाए। तो इसी के आधार पर संविधान के संरक्षक की जिम्मेदारी हमने किसे दी थी? सुप्रीम कोर्ट की। और इसी के कारण, क्योंकि हमारे आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को कहा गया कि वो कंसल्ट करे किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अब हम बात करते हैं कि सर रेडक्लिफ क्या थे। देखो, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमने लॉर्ड माउंटबेटन योजना बताई थी, जिसके आधार पर भारत का विभाजन होता और साथ ही साथ देशी रियासतों को ये कहा गया था कि या तो आप भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें, या खुद आज़ाद भी रह सकते हैं। उसी की जो नामांकन होना था, या कहें सीमा रेखाओं को डिवाइड करना था भारत और पाकिस्तान के बीच, या कहें बाउंड्रियों को डिवाइड करना था, तो उसी आयोग के तहत या उसी योजना के तहत सर रेडक्लिफ को इंग्लैंड से बुलाया गया। सर रेडक्लिफ एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्हें ये कहा गया कि एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, ना तो वो भारत का समर्थन करेंगे, ना ही वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, और इस आधार पर वह बाउंड्रियों का निर्माण करेंगे, या कहें मैपिंग कर देंगे कि ये हिस्सा किसके पास जाना चाहिए? पाकिस्तान के पास, और ये हिस्सा हिंदुस्तान के पास। देखो, सर रेडक्लिफ ने, अब ये देखो, भारत और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ या कहें विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर हुआ।
धर्म के आधार पर देखो, भारत में मुस्लिम कभी कोई से भी क्षेत्र था, हर क्षेत्र में मुस्लिम और हिंदू पाए ही जाते थे, सिख भी पाए ही जाते थे। तो ये नहीं कह सकते कि हम छोटे छोटे देशों का या कहें छोटे छोटे को अंग को तोड़ करके हम पाकिस्तान का निर्माण कर दें। तो ये क्या हुआ, सर रैडक्लिफ ने क्या किया कि क्या आधार बनाया जाए कि हम भारत और पाकिस्तान का विभाजन करें। उसके लिए उन्होंने आधार बनाया चौकी। अब इसे एक ड्रॉ से समझते हैं, ये कोई नक्शा नहीं है, बस हमने समझाने की आपको कोशिश की है। जो यहाँ पर डॉट्स हैं, ये डॉट्स का मतलब हो गया चौकी, जैसे पुलिस स्टेशन होता है उसी के आधार पर ये चौकी हैं। तो अब रैडक्लिफ क्या करते थे, नक्शा पूरा लिए करते थे, टेबल पे रखा करते थे जहाँ जहाँ चौकी है, फिर वहाँ पर इस तरीके से जरा हम समझाते हैं इसे। जैसे ये चौकी है, रेड कलर का डॉट, यहाँ से दूसरी चौकी पे लाइन खींच दी, यहाँ से तीसरी पे, यहाँ पे चौथी, यहाँ पे पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं। तो ये क्या बन गया, ये हमने कहा पूर्वी पाकिस्तान। तो चौकियों की जो विभाजन था, चौकियों के आधार पर किया, एक के बाद दूसरे डॉट को जोड़ते गए। डॉट का मतलब यहाँ पर होगा चौकियों को जोड़ते गए। इसके आधार पर एक पूर्वी पाकिस्तान बन गया और भारत बन गया। ये कहा कि जो हमारा विभाजन का तरीका था वो चौकियों के आधार पर था। ये किसी ने किया था, सर रैडक्लिफ ने। और ये कहा था कि हमने निष्पक्षता के साथ किया था। मगर अब मुद्दा आया बेरूबारी। वेस्ट बंगाल का जलपाईगुड़ी जिला, देखो वेस्ट बंगाल का एक जलपाईगुड़ी जिला है, उसमें एक बेरूबारी क्षेत्र है। देखो याद रखना, बेरूबारी किसी व्यक्ति का नाम नहीं था, बेरूबारी एक क्षेत्र था। कहाँ पे पड़ता था, वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के। अब इसका भी विभाजन हो गया था और कायदे से किसके पास जाना था, पाकिस्तान के पास जाना था, क्योंकि सर रैडक्लिफ ने इसको भी विभाजन रेखा में किसके पास भेजा था, पूर्वी पाकिस्तान के पास। मगर होता क्या है, जब सर रैडक्लिफ से एक गलती यहाँ हो जाती है, देखो कोई भी हम चीज़ हो, किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी वेरिफिकेशन हम करते हैं तो ये कहते हैं लिखित में चीज़ होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट्स दिखाओ हमें लिखित में। तो वैसे ही क्या हुआ, जो बेरूबारी क्षेत्र था उसे हम लिखित में रैडक्लिफ ने लिखने से रह गए, या कहें कि ये गलती रैडक्लिफ से हो गई, वो लिखित में इस बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान का नहीं बनाया। अब इसी को लेकर के विवाद उठ खड़ा होता है 1952 में। 1952 में पाकिस्तान डिमांड करता है, क्योंकि बेरूबारी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र को हमें शामिल करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है। और रैडक्लिफ ने भी चौकियों का जो है नामांकन किया था, उसके आधार पर ये भारत को मिलना चाहिए। बेशक से सर रैडक्लिफ के द्वारा गलती हो गई हो, लिखित में नहीं हो, मगर कायदे से ये हमारे पास आना चाहिए। तो उसी को लेकर 1958 में नेहरू नून समझौता होता है। इस नेहरू नून दोनों ही, एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, दोनों के बीच समझौता हो जाता है, उसे नेहरू नून समझौता कहते हैं। इसमें क्या हुआ 1958 में कि जो बेरूबारी होगा उसका आधा हिस्सा आप रख लें, यानी पाकिस्तान रख ले, और आधा हिस्सा हिंदुस्तान रख लेगा। मगर यहाँ बात खत्म नहीं होती है, बात चालू होती है, जो विवाद चालू हो जाता है वो है वेस्ट बंगाल का इसमें कूद पड़ना। क्योंकि वेस्ट बंगाल का बेरूबारी क्षेत्र था और उस वेस्ट बंगाल की सरकार का और जनता का कहना था, स्पेशली सरकार की बात करें तो संविधान के भाग 1 के आर्टिकल 1 से 4 के बीच देखें, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि देश के किसी भाग को हम विदेशी देशों को दे देंगे। वहाँ पर ये तो लिखा गया, आर्टिकल 3 की बात करें कि कोई भी जो विदेशी क्षेत्र है उसे भारत में कैसे मिलाया जाए, आर्टिकल 3 ये कहता है। मगर कहीं भी ये नहीं लिखा जो भारत का भाग है, या कहीं एक राज्य जो भारत का, चाहे वेस्ट बंगाल, यूपी, उसे काट करके हम विदेशों को दे दें या कि दूसरे देशों को दे दें, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, तो वो नहीं लिखा। और इनका वेस्ट बंगाल का विरोध भी जायज़ था, क्योंकि जब लिखा ही नहीं तो आप ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत विरोध बढ़ गया, चाहे वो वेस्ट बंगाल की सरकार का हो, वहाँ की जनता को हो। अब बात आती है जब वे विरोध करने लग गया तो नेहरू नून समझौता लागू नहीं हो पाया। उसका कारण ये था वेस्ट बंगाल का विरोध। अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे समस्या बहुत ज़्यादा थी, वो देना भी चाहते थे, दोनों को भी समझौता भी हो गया। तो अब नेहरू जी ने क्या खेल खेला, या क्या नेहरू जी ने क्या अपनाया, नेहरू जी ने सीधे गेंद जो है किसके पाले में डाल दी, राष्ट्रपति जी के पास। ये केस जो है, ये मामला जो है राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को लागू हुए 10 साल ही हुए थे। और ज़्यादातर जो संविधान सभा में बैठे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान बनाया था या कहीं भाग 1 बनाया था, वो वहीं मौजूद थे। उन्होंने ये कहा, राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि उस समय हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, हमने तो ये चर्चा कर ली कि भारत में कोई विदेशी क्षेत्र भारत के अंदर मिलाया जा सकता, मगर ये ध्यान हमने नहीं दिया क्या ऐसा भी कभी भविष्य में होगा कि हम भारत के कुछ भाग को विदेशों को दे सकते हैं, तो वो नहीं लिखा था। तो इसीलिए राजेंद्र प्रसाद जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या किया, अब सीधे केस किसको ट्रांसफ़र कर दिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए 1960 में ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे नाम दिया जाता है 1960 का री बारूबारी यूनियन केस।
अभी कभी कई बार आपको लिखा होगा बेरुबारी केस खाली। अब तो आपको हमने बता दिया, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी ने रेफर किया था, रेफरेंस दिया था, इसलिए आर्टिकल 143 के तहत ये होता है इस पूरे प्रोसेस को। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाता, जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाता है जिसे बेरुबारी केस कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति जी ने 2 सवाल रखे। पहला, क्या भारत की ज़मीन को किसी विदेशी देश को दिया जा सकता है, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को दिया जा सकता है। दूसरा, अगर दिया जाए तो उसका आधार क्या हो, यानी उसका कारण क्या हो और उसका प्रोसेस क्या हो। क्या उसे साधारण बहुमत से दिया जाए या संसद के अंदर हमें संविधान संशोधन इसके लिए करना पड़े, क्योंकि हमारे संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, जब भी इस तरह की परामर्श आर्टिकल 143 के तहत ली जाती है, तो आर्टिकल 143 के तहत ली गई राष्ट्रपति की सलाह सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है राष्ट्रपति के लिए, वो बाध्यकारी नहीं होती है। चाहे राष्ट्रपति उसे माने या ना माने, पूरी तरीके से राष्ट्रपति या कहीं सरकार पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो उन्होंने किस तरीके से इसका अध्ययन करा डिटेल में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले देखा आर्टिकल 246, देखो मैं जो भाग बता रहा हूं, यहाँ पर भाग 11 की बात की गई है, जहाँ पर भाग 11 में यह बताया गया है कि जो भारत में संघ और राज्यों के जो संबंध होंगे या कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो रिलेशन होंगे, उसकी चर्चा भाग 11 में करी गई है। उस 11 को ही सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से अध्ययन किया और उसमें सबसे पहले देखा आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में कहा गया है कि जो हमारे संघ राज्य समवर्ती सूची होंगी, उसके आधार पर कानून कौन बनाएगा। तो ये कहा गया संघ सूची के आधार पर जो कानून बनाएंगे वो केंद्र सरकार अपने क्षेत्र बनाएगी, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर राज्य और संघ सरकार दोनों ही कानून बनाती है, यानी कनकरेंट लिस्ट। जैसे हम शिक्षा की बात करें, जैसे वन की बात करें, जैसे हमने आपको बताया भी था जो बक्सवा केस था, जैसे एक वीडियो बना करके आपको बताई थी, बक्सवा केस जो वन की बात करता है, वहाँ पर पूरा मामला मध्य प्रदेश के सरकार के बीच था, वहाँ विवाद वही था, वहाँ पर केंद्र सरकार का बीच में दखल नहीं था। तो वन क्षेत्र जो कहा था वो समवर्ती सूची में। अब इस सूची का देखें, जिस तरीके से हमारा भाग 1 का आर्टिकल 1 है या कहें आर्टिकल 1 से 4 के बीच है, उसमें बताया है कि इतने राज्यों का निर्माण किस आधार पर होना है, संविधान संशोधन के थ्रू होना, उसके नाम में परिवर्तन कैसे होना, ये सब तरीका जो बताया हमारे संविधान के भाग 1 में। मगर हमने आपको बताया था एक एक राज्य के बीच जो चर्चा, उसके नाम की चर्चा, उसके लैंड की चर्चा, उसके कितना लैंड उसके पास होगा, उसकी चर्चा के लिए हमने कौन सी अनुसूची बनाई है, अनुसूची 1। वैसे ही हम देखें कि आर्टिकल 246 केवल हमें यह बताता है कि संघ सूची होगी, राज्य सूची होगी, समवर्ती सूची होगी, जिस क्षेत्र पर अपने अपने क्षेत्र पर संघ और साथ ही साथ राज्य सरकार कानून बनाएगी। मगर अनुसूची 7 को देखें तो अनुसूची 7 में क्या बताया गया है कि संघ सूची में कितने विषय होंगे, उसको डिफाइन किया गया एक एक विषय को अनुसूची 7 में। वैसे ही राज्य सूची को भी डिफाइन किया गया और समवर्ती सूची को भी डिफाइन किया गया। बस ये अंतर रखें कि यहाँ पर केवल कहा गया है, डेफिनेशन दिया कि इस विषय पर ये कानून बनाएगा, उस विषय पर वो कानून बनाएगा, मगर एक एक विषय की जो चर्चा करके बताई गई है अनुसूची 7 में। अब यहाँ पर जब देख लिया तो यहाँ कहा गया संघ सूची के अंदर ही विदेशी मामला आता है, ना ही समवर्ती सूची के अंदर आता है, ना ही राज्य सूची के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो जान लिया कि आर्टिकल 246 को देखे, अनुसूची 7 को देखे, तो कहीं भी विदेशी मामला राज्य सरकार के पक्ष में नहीं जाता है। हमेशा विदेशी मामले पर जो कार्य करेगी वो संघ सरकार करेगी। अब दूसरा आगे चलते हैं, देखो आर्टिकल 248 यानी कि 248 में अवशिष्ट सूची की बात की गई है। जरा हम पिछली वीडियो की बात करें, फर्स्ट वीडियो की बात करें, तो हमने बताया था कि अमेरिका के अंदर जो अवशिष्ट विषय होते हैं कि अवशिष्ट सूची होती है वो किसके पास होती है, वहाँ के राज्यों के पास। मगर भारत में क्या है, भारत में ये सूची किसके पास होती है, संघ सरकार के पास। और इसमें कहा यह जाता है कि भविष्य में आने वाले कोई ऐसे विषय या कानून, कोई समस्या जिस पर ना तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिया गया है, तो वो सभी भविष्य में आने वाले विषय किसके हाथ में होंगे, वो होंगे हमारी संघ सरकार के पास। तो इसके आधार पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अगर इस आधार को देखा जाए, क्योंकि इसका वर्णन हमारे संविधान में नहीं है और ये अवशिष्ट सूची कहला रहा है, अविशिष्ट विषय कहला रहा है, तो ये विषय पर काम करने का पूरा हक हमारी किसका है, संघ सरकार का। तो हमने इसे भी जान लिया। अब तीसरे की बात करें, आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 ये कहता है कि जब भी भारत की सरकार यानी कि जो संघ सरकार होगी, भारत सरकार होगी, विदेशी देशों से संबंध बनाती है, कोई संधि उनके साथ करती है, चाहे वो समझौता करती है, चाहे वो यूएन के साथ हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो या कंट्री के साथ हो,
तो उस समझौते को, संधि को वो किसी भी भारत के राज्य में इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसके लिए राज्य सरकार उसे मना नहीं कर सकता और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि यहाँ पर विदेशों की बात है और विदेशी विषय किसके पास आता है, हमारी संघ सरकार के। इसके आधार पर भी देखें तो यहाँ पर संघ का विषय स्ट्रॉन्ग हो रहा था, आर्टिकल 253। अब हम चलते हैं आर्टिकल 254 के पास। ये कहा जाता है कि जब भी संघ सूची का एक कानून हो, राज्य सूची का कानून हो, दोनों सेम हो, मगर प्राथमिकता हम किसे देंगे, तो प्राथमिकता हमेशा संघ सूची के विषय या कानून को दी जाती है और राज्य सूची का जो कानून होगा वो द्वितीयक स्तर पर आया था, सेकेंडरी लेवल पर आया था। इसलिए ये आर्टिकल 254 को भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन किया तो साफ था कि जब भी राज्य सरकार और संघ सरकार के बीच किसी भी कानून को जो समान हो, उनकी प्रकृति समान हो, विरोध होता है, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो हमेशा संघ सरकार का बनाया कानून ही लागू होता है। तो इसके आधार पर भी हम देखें तो संघ सरकार स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ पर भी संघ सरकार स्ट्रॉन्ग नजर आई, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इतना जान लिया, भाग 11 को अध्ययन करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मगर अब जब प्रस्तावना की बात आई तो यहाँ पर विरोध ज़्यादा हो रहा था। इसका कारण यूँ था कि हम भारत के लोग, भारत में सत्ता या सरकार की जो पूरी पकड़ है वो किसके हाथ में होती है, जनता के। वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल की जनता विरोध कर रही थी कि हम बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को नहीं देंगे या कहीं पूर्वी पाकिस्तान को नहीं देंगे। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में बेरूबारी केस में ये कहा गया कि जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है या भाग नहीं है। हमने प्रस्तावना आपको बताई थी तो हमने बताया था कि जो बेरूबारी केस था वो ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, केवल ये हमें एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें आगे चलना चाहिए। ठीक है, फिर हमने उसके बाद बताया था केशवानंद भारती मुकदमे, तो इसे मान लिया गया था ये प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है। अब दूसरी बात आई संप्रभु भारत की। देखो, संप्रभु भारत की बात आई कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता और तोड़ने की बात आई, पाकिस्तान ने दबाव दिया था 1952 में कि बेरूबारी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को दिया जाए। तो वेस्ट बंगाल की हम डिमांड थी कि संप्रभु भारत की बात आ रही है, तो भारत संप्रभु यही कहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल भारत सरकार पे कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि भारत एक सॉवरन कंट्री है। और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यहाँ पर संप्रभु की बात नहीं है, भारत के ऊपर पाकिस्तान कोई दबाव नहीं मान रहा है या दबाव नहीं दे रहा है। ये एक ऐतिहासिक मामला है, बस एक रेडक्लिफ की जो गलती हो गई थी, उन्होंने क्या किया था, उसे लिखित रूप से नहीं दिया था और पाकिस्तान यह दबाव नहीं डाल रहा है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी का भी सवाल है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना को उसका अंग नहीं बताया और साथ ही साथ ये सारे के आधार पर संघ सरकार स्ट्रॉन्ग नजर आई। तो इन दोनों ही सवाल का हल ये निकला, इसमें कहा गया आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत कोई भी भारत का कोई क्षेत्र होगा या भूमि होगी अगर विदेशी क्षेत्रों को दी जा रही है तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत, ना कि साधारण बहुमत के आधार पर। हमने बताया था कि भारत के अंदर की बात होती है, नए राज्यों का निर्माण हो या कहीं विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल करना हो तो साधारण बहुमत चाहिए होता है। 50+1 यानी कि 50% +1 की बात होती है। मगर जब हम कहें विदेशी भारत का कोई क्षेत्र विदेशी को देना हो या विदेशी देशों को देना हो तो हमेशा वहाँ पर 368 के तहत संविधान संशोधन होता है। संविधान के अंदर राज्यसभा और लोकसभा का 2/3 बहुमत जरूरी हो। अब जरा हम जाने, जब बेरूबारी मामला हुआ था उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था। हमारे आंखों के सामने इसी तरीके का एक केस हो रहा था। वो विवाद होता है किसके बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच। इस विवाद का निपटारा कब हो जाता है, 2015 में 100वें संविधान संशोधन के थ्रू इस विवाद का निपटारा कर दिया जाता है। ये पूरा विवाद क्या था उसे जानेंगे, मगर हमने बताया था जब बेरूबारी मामला था उस बेरूबारी मामले का जो हल निकला था, जो संविधान संशोधन हुआ था वो 9वां संविधान संशोधन था। यानी कि 9वां संविधान संशोधन याद रखना, कभी आपसे पूछ लिया जाए। और जो ये वाला था बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो विवाद था उसमें 100वां संविधान संशोधन हुआ। अब जरा जानते हैं ये क्या विवाद था। देखो, ये 41 साल पुराना विवाद था। भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था और वो पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना था। तो उस ज़मीन को लेकर, कुछ ज़मीन ऐसी थी जो बेरूबारी की तरह आपस में बंटनी थी, कुछ उनकी जनसंख्या उधर क्षेत्र में रहती थी, कुछ इस क्षेत्र में। तो 1974 में इसी विवाद को निपटारन के लिए पीएम इंदिरा गांधी और पीएम शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत ये कहा गया जो विवादित ज़मीन है उसकी हम अदला बदली कर लेंगे और अदला बदली हो जाएगी तो ये हमारा समझौते के तहत वो विवाद हल हो जाएगा। क्योंकि इस समय शेख मुजीबुर रहमान थे और भारत ने इनकी सहायता की थी आज़ाद कराने बांग्लादेश
को, तो ये जल्दी से समझौता हो भी गया। और वहाँ की जो संसद थी, जातीय संसद जिसको हम कहते हैं, उनकी संसद का नाम है जातीय संसद, उसने बहुमत के द्वारा इसे पास भी कर दिया था। मगर होता क्या है, भारत में पूरी प्रक्रिया को संविधान संशोधन से गुजरना था, उस समय ये क्यों नहीं हो पाया, अभी जानेंगे क्यों नहीं हो पाया। फिर हम देखते हैं कि 2011 में मनमोहन की सरकार आती है, उस समय तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर 2011 में दोबारा इस पर प्रोसेस किया जाता मनमोहन सरकार के थ्रू। उसमें पूरी तरीके से जो राज्य थे, हमारे 4 राज्य थे, जिसमें मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इसकी भी कुछ ज़मीनें थी जो यहाँ पर इस समझौते के तहत आपस में अदला बदली की जानी थी। तो कुछ राज्यों का विरोध रहा, उस समय भी ये पूरी तरीके से पटरी पे नहीं आ पाया, संविधान संशोधन उस समय भी नहीं हो पाया। मगर जैसे ही 2014 में सरकार आती है, बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार, तो पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच समझौता होता भूमि हस्तांतरण को या कहीं अदला बदली को। अब वो जान लेते हैं कि वो कैसी अदला बदली थी। देखो जरा, 161 इंक्लेव थे या कहीं एक क्षेत्र था, 161 क्षेत्र थे, वो इंक्लेव उसे नाम दिया गया 161 इंक्लेव। उसमें क्या था, कुछ ऐसे इंक्लेव थे जो भारत में थे मगर कायदे से वो जाने चाहिए थे किसके पास, बांग्लादेश के पास। तो इसको ध्यान में रखते हुए 161 में से 111 बांग्लादेश को सौंप दिए गए। किसने, 111 इंक्लेव कौन सौंप देता, भारत, जो भारत के अंडर में थे वो किसको दे देता, वो बांग्लादेश को दे देता। और वो लगभग कितनी ज़मीन थी, लगभग 17,000 एकड़ भूमि थी, इससे थोड़ी ज़्यादा थी, हमने लिखा है लगभग 17,000 एकड़ भूमि थी किसके पास चली गई, और उसमें 111 इंक्लेव थे वो गए बांग्लादेश के पास, किससे, भारत से। फिर हम देखते हैं 161 में से 51 जो इंक्लेव थे जो कायदे से भारत के पास होने चाहिए थे, वो किसके पास गए, बांग्लादेश ने उन 51 इंक्लेव को किसको सौंप दिया, भारत को सौंप दिया। और साथ ही साथ उसमें कितनी, 7,000 एकड़ भूमि थी। देखोगे आप थोड़ा सा नज़र डालें तो 17,000 एकड़ भूमि हमने दे दी बांग्लादेश को, और बदले में केवल हमें 7,000 एकड़ भूमि मिली। मगर ये बेशक से भूमि छोटी या बड़ी हो, उसका फ़ायदा यहाँ नहीं था। सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, वहाँ की जो जनता थी, सफ़र कर रही थी, उन्हें यही नहीं पता हम किस देश की भूमि का कानून माने और हमें नागरिकता क्या हो। वहाँ की सुविधा हमें सही से नहीं मिल पा रही थी नागरिकों को, या इन लोगों को जो इन 161 इनक्लेव में रह रहे थे उनके लिए ज़रूरी था, उनके जीवन के लिए ज़रूरी था। यहाँ पर ये नहीं देखना था कि 7,000 केवल हमारे पास आ रही हो, 17,000 हम उन्हें दे रहे हैं। तो इस पूरे ही विवाद को पीएम मोदी के बीच और शेख हसीना के बीच समझौता होता है, जहाँ पर इस समझौते में साथ में कौन भी गई थी, ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री थी वो भी गई। तीनों के बीच समझौता होकर के 161 इंक्लेव थे वो आपस में बंट दिए जाते हैं। और कौन सा संविधान संशोधन था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है। और 9वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था, बेरूबारी मामला, जब बेरूबारी क्षेत्र को हमने पाकिस्तान को सौंप दिया। अब ये हमारे वीडियो के तीनों ही पार्ट हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब आपसे एक सवाल है, अगर कोई आप यहाँ पर हमने तीनों ही पार्ट अपनी वीडियो के पूरे कर लिए हैं। अब आपको कोई सवाल हो, हमें सजेशन देना हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर सजेशन या अपने सवाल पूछें, जिससे हम नई वीडियो भी बना सकें। या अपना एक सुझाव दें कि इस विषय पर आप वीडियो बनाएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा